आम जनता के बीच से एक गुमनाम शिकायती खत पाने के बाद जिलाधिकारी प्योतर पसूदिन ने चुपचाप नामक एक कस्बेनुमा शहर का दौरा करने का फैसला किया और इस समय वह अपनी पहचान छुपाकर 3 घोड़ों वाली एक छोटी सी त्रोइका बग्घी में बैठा देहाती रास्तों से गुजरकर तेजी से शहर की ओर चला जा रहा था। पसूदिन ने अपना चेहरा अपने ओवरकोट के उठे हुए बड़े से कॉलर से ढक रखा था और मन ही मन इतराते हुए वह सोच रहा था, अब तो मैंने अपनी पहचान पूरी तरह से छुपा ली है। मुझे भला कौन पहचानेगा? मैं अब वैसे ही गायब हो चुका हूँ जैसे आसमान में धुआं गायब हो जाता है। देखो तो जरा कितने नीच और कमीने लोग हैं। छिछोरी और घटिया हरकतें करते हैं और फिर बड़ी चालाकी से उन्हें लुका छुपाकर ये सोचने लगते हैं कि उनके बारे में किसी को क्या पता लगेगा और उमंग में भरकर अपनी इस जीत पर एक दूसरे की पीठ ठोंकने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, उनकी इस चालाकी पर पसूदिन की हंसी निकल गई। उन पर हंसते हुए वह आगे सोचने लगा, हाँ हाँ हाँ, अब पता लगेगा इन पाजियों को जब वे ये जानेंगे कि मुझे सब पता है। वो कल्पना करने लगा कैसे डर से उनका पेशाब निकल जाएगा जब मैं गूगल के इंस्पेक्टर की तरह वहां पहुंचकर सारी जांच पड़ताल करने लगूंगा और उस इंस्पेक्टर की तरह उनसे कहूंगा, जरा ट्यापकिन ल्यापकिन तो बुलाओ। तब उनकी सारी खुशमिजाजी काफूर हो जाएगी और वहां एक घबराहट पैदा हो जाएगी। अपनी चतुराई पर मन ही मन खुश होते हुए उसने अपनी घोड़ागाड़ी के कोचवान से बातचीत करनी शुरू कर दी। पसूदिन के मन में भी हर बड़े अफसर की तरह यह इच्छा बनी हुई थी कि जनता उसे पसंद करे और वह जनता के बीच लोकप्रिय हो जाए। इसलिए उसने कोचवान से सबसे पहले अपने बारे में ही बात करनी शुरू की। पसूदिन ने कोचवान से पूछा, बड़े मियाँ, क्या तुम पसूदिन को जानते हो? अरे, उन्हें कौन नहीं जानता साहब, उन्हें तो सब लोग जानते हैं। तो फिर तुम हंस क्यों रहे हो? आपने सवाल ही ऐसा किया है। हर कारकुन, हर छोटे से छोटा मुंशी भी उन्हें अच्छी तरह से जानता पहचानता है। वो इसलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं ताकि हर किसी को ये पता हो कि वो यहाँ पर हैं। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी नज़र में वह कैसा आदमी है? अच्छा है क्या? ठीक ही है, कोचवान ने कहा, बुरे आदमी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। अभी करीब 2 साल पहले ही तो आए हैं और उन्होंने इतने ढेर सारे काम कर डाले हैं। कमाल के आदमी हैं। अरे, ऐसा क्या कर दिया है उसने? जरा हमें भी तो बताओ। उन्होंने कई बढ़िया काम किए हैं, खुदा उनका भला करे। उनके आने के बाद हमारे शहर भी अब रेलगाड़ी से जुड़ गया है। उन्होंने खखरयुग जैसे बदमाश और कमीने को जिले से निकाल बाहर किया है। वो बहुत ही खराब आदमी था। उसने हर मुकाम को कब्जे में कर रखा था। चारों तरफ उसके आदमी बैठे हुए थे और उसकी इच्छा के बिना पूरे जिले में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। सब सरकारी महकमे उसकी ही बात सुनते थे, लेकिन जब से पसूदिन साहब आए हैं खखरयुग जैसा टुच्चा और नीच शहर से ऐसे गायब हो गया है मानो वो कभी यहाँ था ही नहीं। कोचवान ने आगे कहा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ रिश्वतखोरी पूरी तरह से बंद हो गई। अब कोई भी काम कराने के लिए किसी की जेब गरम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पसूदिन साहब न खुद कुछ लेते हैं और न किसी को घूस लेने देते हैं। 100-200 की तो बात ही छोड़ो, उन्हें तो 1000-10,000 में भी नहीं खरीदा जा सकता है। घूस लेने देने को वो बदकारी मानते हैं और ऐसे कामों को वो हराम समझते हैं। खुदा का शुक्र है कि लोग मुझे घूसखोर नहीं समझते। पसूदिन ने मन ही मन सोचा, ये अच्छी बात है। पसूदिन साहब काफी पढ़े लिखे हैं, कोचवान ने आगे कहा, जरा भी घमंडी नहीं है। आम जनता के साथ उनका बर्ताव भी बहुत अच्छा है। पिछले दिनों हमारी बग्घी यूनियन के कुछ लोग उनसे मिलने गए थे। उन्होंने पहले सबसे हाथ मिलाया और फिर उन सभी को अपने साथ बैठाया। उन्होंने बड़े ध्यान से उनकी शिकायत सुनी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पसूदिन साहब बेहद समझदार हैं और एकदम हर बात समझ जाते हैं। मुंह से कोई बात निकली नहीं और वे फटाफट पूरी गहराई से उस मसले पर बात करने लगते हैं। वो आवाम की हर दिक्कत, हर परेशानी को जानते हैं और उसे दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी यूनियन के लोगों की शिकायत सुनकर उन्होंने एकदम अपनी घोड़ागाड़ी मंगाई और कुछ ही देर में हमारे बग्घी अड्डे पर पहुंच गए।
अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने हमारी सारी परेशानियां देखी और उन्हें आनन फानन में ही दूर कर दिया। उनकी फुर्ती देखकर तो हम लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ये सारा काम करने के लिए हमसे एक भी पैसा नहीं लिया, जबकि पुराने अफसर के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पसूदिन साहब उनसे कहीं बेहतर हैं। हालांकि पुराने अफसर भी बुरे नहीं थे, ठाठ बात से रहते थे और उनकी आवाज़ भी एकदम भोंपू की तरह गूंजती थी। उनकी गरज सुनकर सब लोग सहम जाते थे। 10 किलोमीटर दूर से ही यह मालूम हो जाता था कि बड़े साहब आ रहे हैं। ऊपर से देखने में वो पूरे अफसर लगते थे, लेकिन भीतर से देखे तो पसूदिन साहब ही असली अफसर हैं। पसूदिन साहब का दिमाग बहुत तेज है, पर छोटी मोटी कमियां तो सब में होती हैं। जैसे सुना है कि पसूदिन साहब पीते बहुत हैं, पक्के शराबी हैं। अरे तो कमी ये है, पसूदिन ने सोचा। तुम्हें क्या मालूम? पसूदिन ने पूछा कि वो पीते बहुत हैं। हाँ जनाब, आपकी बात ठीक है। मैंने अपनी आंखों से तो कभी उन्हें नशे में नहीं देखा है, पर बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है। शायद उन लोगों ने भी उन्हें झूमते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी शोहरत ही ऐसी है। सुनने में आता है कि लोगों के सामने तो पसूदिन साहब छर्रे को छूते भी नहीं, न ही कभी उन्हें किसी ने पीते हुए देखा है। पर अपने घर पर वे हमेशा पीते रहते हैं। जैसा कि मालूम हुआ है, वो भोर में उठते ही पीना शुरू कर देते हैं। आँख खोलते ही वे सबसे पहले वोका गिलास में ढालते हैं, फिर कोई दूसरा काम करते हैं। नौकर उनके लिए चाय लेकर आता है, लेकिन वे उससे चाय नहीं बल्कि वोका मांगते हैं। इस तरह पूरे दिन ये पीना पिलाना चलता रहता है। हैरानी की बात तो ये है कि सारा दिन पीने के बाद भी उन्हें नशा नहीं होता, यानी अपना ख्याल रखते हैं। एक वो खखरयुक्त था जो पीकर बहक जाता था और आदमी की जगह कुत्ता बन जाता था और कुत्तों की तरह भौंकने लगता था। पसूदिन साहब तो इतने बड़े पियक्कड़ हैं कि वोका पीने के बाद भी न उनकी आंखें लाल होती हैं और न चेहरा। सुना है कि वो अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं ताकि लोगों की नज़र उन पर न पड़े और जाम पर जाम चढ़ाते रहते हैं। लोगों की नज़रों से बचने के लिए उन्होंने अपने मेज़ के भीतर एक ऐसी दराज बना रखी है जिसमें उनकी बोतल रखी रहती है। उस बोतल से एक नली बाहर को निकली रहती है। साहब थोड़ा सा झुककर उस नली से मुंह लगाकर सुरकते हैं और पूरे सुरूर में आ जाते हैं। उनकी बग्घी में भी एक ब्रीफकेस में उनके साथ वोका हमेशा रहती है। ओह, तो इन्हें ये भी मालूम है? पसूदिन भौंचक था। ओ मेरे खुदा, देखो तो, हर बात की इनको खबर है। कैसा कमीनापन है ये, कैसी नीचता है। और जहाँ तक औरतों की बात है तो पसूदिन साहब बड़े लुच्चे हैं। कोचवान हंसने लगा और मौज में सिर हिलाने लगा। इतने पाजी हैं कि उनके हरम में कम से कम 10 औरतें तो होंगी ही। 2 तो उनके साथ उनके घर में ही रहती हैं। फिर नस्तसिया इवानवना है जो उनकी पटरानी है। दूसरी, क्या नाम है उसका, उनके दफ्तर की सेक्रेटरी ल्यूदमिला सिम्योनवना। लेकिन इन सब औरतों में उन्हें नस्तस्या सबसे ज्यादा पसंद है। वो साहब को अपनी उंगलियों पर नचाती है और उसकी ताकत देखकर सब लोग उससे डरते हैं। पसूदिन साहब से लोग इतना नहीं डरते जितना इस छिनाल से डरते हैं। और तीसरी भी कम छिछोरी नहीं है, वो बेशरम कचाल नया गली में रहती है। इसे तो सबके नाम भी मालूम है। पसूदिन का चेहरा पीला पड़ गया था। मन ही मन वह सोच रहा था, ये मामूली कोचवान भी हर चीज़ जानता है। कितनी भद्दी बात है, कितना ओछा हूँ मैं इसकी नज़रों में। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? उसने चिढ़ते हुए बड़ी नाराज़ी से पूछा। लोग कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से तो कुछ देखा नहीं है, लेकिन लोग जो बातें करते हैं वो तो सुनता ही हूँ। ठीक क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नौकरों का या पसूदिन साहब के कोचवान का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि किसी नौकर ने ही ये बातें उड़ाई होंगी। वैसे मैंने ये भी सुना है कि खुद नस्तसिया खुलेआम इस तरह की बातें कहकर दूसरों को अपनी हैसियत का एहसास कराती है। वैसे भी लोगों की नज़रों से कुछ छुपाकर तो नहीं रखा जा सकता है। सुना है ये पसूदिन साहब भी अपने सरकारी दौरों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये साहब पिछले वाले साहब की तरह ही हैं। ये भी वही तरीका अपनाते हैं।
कहीं मुआयना करने जाते हैं या किसी दौरे पर जाते हैं तो किसी को भी कुछ नहीं बताते। इनसे पहले वाले अफसर के दौरे के बारे में तो 1 महीने पहले से ही हल्ला गुल्ला मच जाता था। उसके बाद उनके उस दौरे तक सारे सूबे में ऊधम और शोर होता रहता था। उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ उठापटक होती रहती थी। उधर साहब जिस शहर के दौरे पर होते थे, वहां पहुंचकर भरपेट खूब खाते पीते, झपकियां लेते, फिर वहां काम करने वाले लोगों पर पैर पटक पटक कर चीखते चिल्लाते और फिर खाते पीते, झपकियां लेते और आयाराम गयाराम की तरह अपना दौरा पूरा करके वापस आ जाते। अब ये पसूदिन साहब भी ऐसे ही गुपचुप तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं कि किसी को भी कुछ पता नहीं लगे। चुपचाप न जाने कब घर से निकल पड़ते हैं। किसी कारकुन को भी कोई खबर नहीं होती। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पसूदिन साहब न तो किसी डाकगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और न ही किसी खास गाड़ी का। सुना है, भीड़ भाड़ वाली आम बग्घी में आम लोगों के साथ बैठकर ही वे अचानक कहीं भी मुआयना करने के लिए रवाना हो जाते हैं। पूरे रास्ते किसी औरत की तरह अपना मुंह ढांपे बग्घी में एक किनारे पड़े रहते हैं ताकि कोई हमराह भी उन्हें पहचान न पाए। वे डरते हैं कि कहीं कोई उनकी आवाज़ से ही उन्हें न पहचान ले। लेकिन लोग उन्हें पहचान जाते हैं और पीठ पीछे पसूदिन साहब का मजाक उड़ाते हैं। जब उनके साथ चलने वाली दूसरी सवारियां ये बताती हैं कि कैसे पसूदिन साहब बग्घी में लोगों की बगल में बैठकर मुंह ढांपे हुए बैठे थे और ये सोच रहे थे कि कोई उन्हें नहीं पहचानेगा, तो उनकी बातें सुन सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। कितनी मज़ेदार बात है कि वह मूढ़ आदमी बग्घी में बैठा बैठा अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता रहता है, जबकि उसे तो कोई बच्चा भी पहचान लेता है न मज़ेदार बात। अच्छा, ज़रा ये तो बताओ कि उसे लोग पहचानते कैसे हैं? अरे बहुत आसान है। पुराने वाले साहब बहुत धीरे धीरे चलते थे और उनके हाथ बहुत भारी थे। अगर कोई सवारी बार बार दांत पीस रही हो और बात बात पर गालियां दे रही हो तो तुरंत पता लग जाता था कि वह ज़िले का मालिक खखरयूख है। और पसूदिन साहब को पहचानना तो बेहद आसान है। आम सवारी बग्घी में बैठकर नाक भान नहीं सिकोड़ती, पर पसूदिन साहब ऐसा नहीं कर पाते। वो तो बग्घी में बैठते ही परेशान होने लगते हैं। कभी उन्हें बदबू आती है तो कभी गर्मी लगने लगती है, कभी कभी वो शिकायत करने लगते हैं कि ठंड लग रही है। इसी तरह रास्ते में जब कभी बग्घी रुकती है तो वो बग्घी अड्डे की दुकानों पर जाकर कभी चिकन खाने की फरमाइश करते हैं तो कभी कोई ऐसा फल मांगते हैं जो आम दुकानों में दिखाई ही नहीं देता। कभी कभी तो वो दुकानदार से मुरब्बे की फरमाइश कर बैठते हैं। अब तो सूबे का हर दुकानदार जानता है कि अगर जाड़े के दिनों में कोई चिकन या फलों की फरमाइश कर रहा है तो वो ज़रूर ही पसूदिन साहब होंगे। अगर दुकानदार से कोई बेहद प्यार से बात करता है और उसे अपनी छोटी से छोटी फरमाइश पूरी करने के लिए कहता है तो वो पसूदिन साहब ही है। उनके कपड़ों से जो महक आती है वो आम लोगों के कपड़ों से तो कभी नहीं आती। उनका सोने का तरीका भी खास ही है। वो डाक बंगले में पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और अपने चारों तरफ इत्र छिड़क लेते हैं। उसके बाद वे डाक बंगले के सेवादार से 3 मोमबत्तियां जलवाते हैं और अपने सिरहाने रख लेते हैं। फिर उन मोमबत्तियों की रोशनी में वो अपनी मिसलें और दस्तावेज खोलकर पढ़ने लगते हैं। उनका ये ठाठ बाट देखकर न सिर्फ डाक बंगले के नौकर चाकर बल्कि डाक बंगले के कुत्ते भी ये समझ जाते हैं कि आज उनके यहाँ कौन सा मेहमान ठहरा हुआ है। ये ठीक कह रहा है, पसूदिन के मन में आया, मैंने पहले इन बातों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। वैसे भी कोई अगर जानना चाहता है तो उसे यह जानकारी पाने के लिए चिकन और फलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। डाकतार विभाग सारी जानकारी पहले ही दे देता है, क्योंकि टेलीग्राम पहले ही रवाना हो चुका होता है। सुई को बोरे में कितना भी छुपाओ, लेकिन वो बोरे से अपना चेहरा बाहर निकालकर झांकने लगता है। पसूदिन साहब भी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, सबको पता लग जाता है कि पसूदिन साहब दौरे पर रवाना हो चुके हैं। लोग उनकी बात जोहने लगते हैं। लोग जानते हैं कि साहब उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए चल पड़े हैं। उन्हें पकड़कर साहब या तो उनका तबादला कर देंगे और उन्हें कहीं और भेज देंगे या फिर उनके ऊपर मुकदमा ठोक देंगे। लेकिन लोग उनकी इस छुपम छुपाई पर हंसते हैं। लोग पहले से ही सारी तैयारी कर लेते हैं। आइए साहब, देखिए सब ठीक ठाक है,
साहब आकर मुआयना करते हैं, कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सब चकाचक मिलता है और वो जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ लौट जाते हैं। यही नहीं, वो उस परगने के हाकिम की और परगने के कोतवाल की तारीफ करते हैं कि उनके यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। साहब उनसे हाथ मिलाते हैं और उनकी पीठ ठोकते हैं और अपने इस अचानक दौरे पर उनके यहाँ पहुँचने के लिए माफ़ी सी मांगते हैं। तो ये बात है, ऐसा ही है जनाब। हमारे यहाँ लोग बड़े उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। उनके सामने बड़े बड़े पानी भरते हैं। अब आप आज सुबह का ही किस्सा सुनिए। मैं सुबह बग्घी में घोड़े जोतकर बग्घी अड्डे की तरफ जा रहा था कि मैंने देखा, अड्डे पर खाने पीने के सामान की दुकान चलाने वाला यहूदी बड़ी जल्दी में कहीं चला जा रहा है। मैंने उससे पूछा, आज सुबह सुबह जनाब की सवारी किधर चल पड़ी? वो बताने लगा, न, शहर से शराब और खाने पीने के सामान का ऑर्डर मिला है, वहीं सामान पहुंचाने जा रहा हूँ। आज वहाँ पसूदिन आने वाला है। पसूदिन साहब तो अभी वहाँ पहुँचे भी नहीं होंगे। हो सकता है कि वो अभी वहाँ जाने की बात ही सोच रहे होंगे या खुद को छुपाने के लिए अपना हुलिया बदल रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि वो अभी रास्ते में ही हों और सोच रहे हों कि मुझे वहाँ कौन पहचानेगा। किसी को ये पता ही नहीं है कि मैं दौरे पर आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पहले ही सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। शराब, गोश्त, मछली, पनीर सब मंगा लिया गया है और स्वागत की सब तैयारियां कर ली गई हैं। पसूदिन साहब नगर की ओर जा रहे हैं और सोच रहे हैं, अब इनको मज़ा चखाऊंगा। एक एक को पकड़कर सज़ा न दी तो मेरा भी नाम पसूदिन नहीं। उधर साहब जिनका मुआयना करने जा रहे हैं, उन्होंने भी सब चमका धमका दिया है। अब होने दो जांच पड़ताल, होने दो मुआयना। इस जांच पड़ताल में जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो पसूदिन साहब क्या करेंगे? चलो गाड़ी वापस घुमा लो। अचानक पसूदिन ने कहा, बस आगे नहीं जाना है, वापस चलो। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, बदमाश? कोचवान ये सुनकर भौंचक रह गया और उसने हैरान होते हुए गाड़ी को वापस उसी रास्ते पर हाँक दिया जिसे पार करके वो यहाँ तक पहुँचे थे।